this session we are going to discuss about the bulk properties of matter and fluid mechanics. Now bulk properties of matter basically relates to solids, that is elastic behavior is there. Now what questions can appear? I believe on breaking stress you will get one question. What he says is a wire of length L breaks under some stress, that is what you call as S. Now everybody knows that breaking stress is only a property of the material, and when I write breaking stress it will be F upon L. So what you have is, F upon A. So S into A, ये आ जाना चाहिए अपना F. तो ब्रेकिंग फोर्स जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तो आप L लेंथ की वायर लीजिए या L/2 लेंथ की लीजिए, ब्रेकिंग फोर्स दोनों के लिए कैसा लगेगा? इक्वल लगेगा. तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर. दूसरा क्वेश्चन ब्रेकिंग स्ट्रेस पे ये बन जाएगा आपका कि अगर आपके पास एक वायर है और दैट वायर इज हैविंग लेंथ L, देन वो आपको पूछेगा कि मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर, यानी खुद के वेट की वजह से वायर क्या हो जाना चाहिए? अपना ब्रेक हो जाना चाहिए. तो देन अगेन आई कैन यूज द सेम फार्मूला, दैट इज S इज इक्वल टू एफ बोले तो mg, ये mg वायर का वेट आएगा अपॉन एरिया. मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यूज कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारी जगहों पे ये काम आएगा, ग्रेविटेशन में भी काम आएगा और आपका फ्लूइड्स में भी काम आएगा. तो मास आई कैन राइट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, g एज इट इज, एरिया एज इट इज. अब ये वॉल्यूम बन जाएगा अपना एरिया इनटू लेंथ, क्योंकि वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. रो जी वैसा ही रहेगा डिवाइडेड बाय a. सो दिस a शुड गेट कैंसल्ड. सो s अपॉन दैट रो जी विल कम इन द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू L. तो ये मैक्सिमम लेंथ वायर की आप सस्पेंड कर सकते हैं. इससे ज्यादा लेंथ सस्पेंड करेंगे तो वायर टूट जाएगा. तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस से रिलेटेड दो क्वेश्चन इस तरह के हम बना सकते हैं. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर व्हाट कैन बी आस्क्ड इज कि जो भी स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है, सपोज ये एक ग्राफ है A एंड दिस वन इज अनदर ग्राफ B. इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ये देना है कि y एक्सिस पे उसने स्ट्रेस लिया है और x एक्सिस पे उसने स्ट्रेन लिया है. ग्राफ जो भी हम सॉल्व करेंगे, एक बात का ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन से एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी वो यूज कर रहा है. अगर वो यहाँ पे स्ट्रेन ले लेगा तो हमारा आंसर अलग आएगा. अभी हमने y एक्सिस पे स्ट्रेस लिया है, आई कॉल दिस एज A एंड आई कॉल दिस एज B. अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि हु इज मोर इलास्टिक, हु इज मोर इलास्टिक. तो ये क्योंकि स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ है तो A विल बी मोर इलास्टिक बिकॉज A का स्लोप ज्यादा है और B का स्लोप A के स्लोप से कम है, तो A विल बी मोर इलास्टिक. ये एक क्वेश्चन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम हुक्स लॉ बोलते हैं, उसके ऊपर उसने रिलेट किया. अब अगर गलती से यहाँ स्ट्रेन है और यहाँ स्ट्रेस है तो हमारा आंसर इनवर्स हो जाएगा. A विल बी लेस इलास्टिक एंड B विल बी मोर इलास्टिक. ये ग्राफिकल क्वेश्चन है. सिमिलरली ग्राफिकल क्वेश्चन जो आता है दैट कम्स ऑन बिहेवियर ऑफ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड. तो यहां तक तो स्ट्रेट लाइन है, ये इलास्टिक लिमिट है. फिर यहां से यील्ड पॉइंट है जहां से वायर फ्लो होने लग गया और यहाँ पे आके वायर अब अपना टूटेगा. तो ये YB रीजन जितना बड़ा है उतनी वायर की डक्टिलिटी ज्यादा होगी, और अगर YB रीजन छोटा है तो वायर की अपनी डक्टिलिटी कम हो जाएगी. तो ये एक इस तरह का ग्राफ देगा. और दूसरा जो आपको ग्राफ देगा दैट विल बी ऑफ से आई कैन ड्रॉ विद अनदर कलर. ये देगा आपको लाइक दिस. अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये वाला जो वायर है इसका ये YB रीजन छोटा आ रहा है, इसका मतलब ये लेस डक्टाइल है, एंड दिस YB रीजन इज मोर, सो दिस वन इज मोर डक्टाइल.
ब्रेकिंग स्ट्रेस भी अगर हम देखेंगे तो पहले वाले वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा है, दूसरे वायर का ब्रेकिंग स्ट्रेस कम है। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ही ये ग्राफ होना चाहिए। देन अनदर क्वेश्चन व्हाट कैन बी आस्क्ड इज वेरिएशन ऑफ वाई। ये वेरिएशन ऑफ वाई वाले क्वेश्चन में आपको क्या करेगा कि इलोंगेशन कौन से वायर का सबसे ज्यादा है। 4 वायर देगा, चारों का मटेरियल सेम है, चारों का मटेरियल सेम है, चारों को हमने सेम फोर्स लगाया है। डिफरेंट क्या है तो उनकी लेंथ है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहां से मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। अब क्योंकि ए और वाई और एफ ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इनकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, तो जो भी आपका इलोंगेशन आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा। तो देन आई कैन नाउ राइट, अगर मेरे पास 4 वायर है, फर्स्ट वायर की लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर देगा आपको 1 मिलीमीटर, दूसरे वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर, डायमीटर अपने को दे देगा 2 मिलीमीटर, थर्ड वायर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर और डायमीटर अपने को दे देगा 3 मिलीमीटर। ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, किसका इलोंगेशन सबसे ज्यादा है। आपको करना कुछ नहीं है, एल अपॉन ए निकालना है। अब यहाँ पे एल सेंटीमीटर में है, डी मिलीमीटर में है, डोंट गो फॉर कन्वर्जन, इसमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, चारों के लिए वैसा ही कैलकुलेशन करेंगे अपन। 50 अपॉन 1 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया में पाई आर स्क्वायर आता है, तो 50 अपॉन 1 का स्क्वायर 50 आ जाता है, तो इसका इलोंगेशन इज रिलेटेड टू 50। 100 अपॉन 2 का स्क्वायर ये 25 आ जाता है, 200 अपॉन 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 200 अपॉन 9 ये 22.22 कुछ तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा इलोंगेशन अपने को फर्स्ट वायर का मिल रहा है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर फास्ट आ जाएगा। दूसरा इसमें वेरिएशन क्या करेगा वो कि फोर्स बदलने से वाई बदलेगा क्या। वाई ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, वाई ये सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी हो गई, मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई, ये ध्यान में रखना है आपको। वाई बदलेगा टेम्परेचर के साथ, वाई बदलेगा इम्प्योरिटी डालने के बाद, फोर्स बदलने से वाई नहीं बदलता, एरिया बदलने से वाई नहीं बदलता, लेंथ बदलने से भी वाई नहीं बदलता, और आपका चौथा जो फैक्टर है दैट इज फोर्स हो गया, लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। क्योंकि इनमें से कोई भी बदलेगा तो इलोंगेशन ऑटोमेटिकली बदल जाता है, तो वाई की वैल्यू शुड ऑलवेज रिमेन अ कांस्टेंट। मेन क्वेश्चन जो मेरे को लगता है ये वाला आएगा, ये इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है। कैसा क्वेश्चन आएगा देखते हैं। यहां पे क्या बोलेगा वो कि स्ट्रिंग लेंथ L1 अंडर टेंशन T1, लेंथ L2 अंडर टेंशन T2, 2 टेंशन देगा, 2 लेंथ देगा। अपने को पूछेगा ओरिजिनल लेंथ क्या है। अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है अपने को, T1 के साथ L2 आएगा, T2 के साथ L1 आएगा। अगर वैल्यूज दिए होंगे तो जो बड़ा टेंशन है वो पहले लेने का, जो छोटा टेंशन है वो बाद में लेने का। तो सपोज मैं ये मान के चलता कि T1 बड़ा है, तो ये आ जाएगा T1 L2 माइनस T2 L1। अब ऊपर T1 पहले लिया है तो डिनोमिनेटर में भी T1 माइनस T2 ही लेने का, इससे अपने को ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगी। दूसरा वेरिएशन इसके अंदर क्या आता है, अनदर वेरिएशन विच ही कैन आस्क इन दिस, कि अगर अपने पास एक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 7 न्यूटन, अगर कर दिया तो लेंथ हो गई B। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी ओरिजिनल लेंथ। अगर पूछा तो ये ठीक है ना, 7A माइनस 6B अपॉन 7 माइनस 6 इज 1, तो ये तो इजी आ जाएगा आपका आंसर, विद इन 5 सेकेंड यू शुड गेट दिस आंसर। लेकिन अगर उसने बोला व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन द टेंशन इज 10 न्यूटन, तो अब ये 10 को क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक के टर्म्स में लिख लेंगे। 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 लिख सकते हैं,
या 7+3 भी लिख सकते हैं। अब 6 का ऑलरेडी मेरे को लेंथ पता है, कितना है a, ये दोनों में से कोई एक वैल्यू लेंगे, उसका जो भी एग्जैक्ट लेंथ है वो ले लेंगे। 6 के लिए मेरे को a बोला है, मैंने a ले लिया। अब वो बोल रहा है 4 न्यूटन के लिए कितना आएगा, मतलब 4 बचा रहा आगे का पार्ट, तो 7 - 6 मतलब 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन के लिए लेंथ आ रही है मेरी b - a। फॉर 1 न्यूटन आई एम गेटिंग लेंथ हाउ मच, 7 - 6 कर रहे हैं ना अपन, तो b - a, तो 4 न्यूटन के लिए कितनी आ जाएगी, 4 into b minus a, so this will be a plus 4b minus 4a, a minus 4a minus 3a होता है, तो मेरा आंसर आ गया 4b minus 3a। विदाउट फाइंडिंग ओरिजिनल लेंथ, 2 स्टेप्स के अंदर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। सो दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग पार्ट। बल्क मॉड्यूलस जब आएगा तो आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछेगा। परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का आपका इक्वेशन फिक्स है, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना, क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है, इसीलिए हम डेल्टा वी अपॉन वी निकालेंगे। दैट विल बी डेल्टा पी प्रेशर अपॉन के बल्क मॉड्यूलस। अब जितना परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज डेंसिटी में भी आएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इनवर्स चलते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये एक परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑब्लिक डेंसिटी। पॉइसन रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो क्या है और प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है। थ्योरेटिकल वैल्यू इज फ्रॉम -1 to 0.5 एंड प्रैक्टिकल वैल्यू इज 0 to 0.5, क्योंकि पॉइसन रेशियो हम ये मान के चलते हैं कि थ्योरेटिकली माइनस, प्रैक्टिकली माइनस में नहीं होता। हालांकि माइनस में पॉइसन रेशियो वाले सब्सटेंसेस अवेलेबल है, खैर दैट इज नॉट अवर पार्ट ऑफ डिस्कशन। और लास्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ इनटू लोड इनटू एक्सटेंशन। तो ये इतने जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से मेरा मानना ये है कि एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला है, फिर आपका ये ग्राफ्स वाला है, ग्राफिकल में से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब अगर हम फ्लूइड्स की तरफ जाएंगे तो इन केस ऑफ फ्लूइड्स 2 पार्ट्स बनते हैं, एक स्टैटिक्स बनता है और एक डायनामिक्स बनता है। स्टैटिक्स में आपको प्रेशर आएगा, प्रेशर में 2 प्रेशर है, गेज प्रेशर जिसको गॉज प्रेशर भी बोलते हो आप लोग, दैट इज गिवन बाय एच रो जी, और दूसरा प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अगर हम लिक्विड के अंदर प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर आएगा एच रो जी, और गॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी आता है 1.013 इंटू 10⁵ वो उसमें ऐड हो जाता है, तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर। अब प्रेशर गिनने के लिए हमारे पास बैरोमीटर होता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वी यूज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज बैरोमीटर। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अर्थ पे जो आ रहा है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। प्रेशर के यूनिट्स है जैसे कि पास्कल है या एटमॉस्फेयर है, या फिर प्रेशर का अनदर यूनिट इज दैट इज टॉर। टॉर छोटा यूनिट है और एटमॉस्फेयर ये बड़ा यूनिट है। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10⁵, सो दैट कैलकुलेशन इज देयर। ये वाले सेक्शन में मेरे को लगता है सरफेस टेंशन पे क्वेश्चन आएगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी सरफेस टेंशन के क्वेश्चन की है। सरफेस टेंशन के क्वेश्चन में भी ये वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल। अब ये सरफेस टेंशन के जितने क्वेश्चंस आते हैं, अगर 2 सरफेस एयर के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो इस केस में वो 1000 ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म 1 ड्रॉप, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। एक ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है दैट इज ऑन एक्सेस प्रेशर। यहाँ पे भी अगर लिक्विड ड्रॉप है तो 2T/R और सोप बबल है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे अपन। डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस बड़ा तो प्रेशर छोटा, रेडियस छोटा तो प्रेशर बड़ा रहेगा। अब इसमें क्या करता, आपको रेडियस के रेशियो दे देगा।
3:4. तो व्हाट अबाउट डेल्टा पी? डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, रेडियस इनवर्स रिलेट हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, तो इसको इनवर्स कर लेना, 4/3 आंसर आ गया आपका। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, वॉल्यूम का रेशियो दे देगा आपको, V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 सपोज उसने दे दिया आपको 64:27। अब वॉल्यूम में रेडियस का क्या आता है, क्यूब आता है, तो दिस विल बी R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब। दोनों साइड्स का क्यूब रूट अगर हम ले लेते हैं तो R1 अपॉन R2 विल बी 64 का क्यूब रूट इज 4, 27 का क्यूब रूट इज 3। सो एक्सेस प्रेशर विल बी इन द रेशियो, रेडियस रिलेशन को उल्टा कर देने का, 3/4। तो ये जो क्वेश्चन हमारे को आते हैं ना, हम कहां फंस जाते हैं कि हमको लिंक करते नहीं आता, फटाफट लिंक करते आ जाएगा तो इजीली हमारा काम हो सकता है। अब एयर फ्लो जब होता है, दो बबल्स कांटेक्ट में हैं, ये ए है और ए के साथ सपोज उसने ये ए बबल है, इसको उसने कनेक्ट कर दिया, दिस बबल इज कनेक्टेड विथ अ बिगर बबल। तो छोटे बबल में एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, बड़े बबल में कम है, तो एयर का फ्लो हमेशा छोटे बबल से बड़े बबल की तरफ होगा। ये क्वेश्चन PYQs में अपने को देखने को मिलता है, मेरे को नहीं लगता ये आएगा, लेकिन है क्वेश्चन ऐसा। तो ये एक्सेस प्रेशर से क्वेश्चन रिलेट हो गए। कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड में प्रेशर हमेशा कम होता है। तो कैपिलैरिटी में मेनिस्कस का पार्ट आ जाता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा, मेनिस्कस आ जाएगा। अगर लिक्विड सॉलिड को वेट कर रहा है, चाहे कंप्लीटली करे या पार्शियली करे, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अक्यूट। और अगर वेट नहीं कर रहा तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स आएगा और द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से ज्यादा हो जाएगा। तो 90 से ज्यादा अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है तो लिक्विड सॉलिड को या तो पार्शियली वेट करेगा या कंप्लीटली वेट करेगा। अगर जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो भी एक्यूट है, तो देन द लिक्विड वेट्स द सॉलिड कंप्लीटली। ठीक है। कैपिलैरिटी में दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि कैपिलरी राइज जिसको हम बोलते हैं, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा, हाइट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज हाइट एंड रेडियस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू each other. So if I draw a graph by taking radius on x axis and height on y axis, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आ जाएगा अपना। तो यहाँ पे r बढ़ते जाएगा, तो हाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लिक्विड सेम है, g के साथ h का इनवर्स रिलेशन है। जैसे जैसे g कम होते जाएगा, जैसे हम सैटेलाइट में चले गए तो g 0 हो गया, तो फिर हाइट इंफिनिटी होना चाहिए, लेकिन इंफिनिटी होती नहीं है। जितना कैपिलरी है वहां तक ही राइज होगा, कैपिलरी खत्म, राइज भी खत्म, क्योंकि एक्सेस प्रेशर ही नहीं रहेगा। राइज एक्सेस प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो व्हेन यू टेक अ कैपिलरी इन सैटेलाइट, देन इट विल राइज टू द कंप्लीट लेंथ ऑफ द कैपिलरी। उसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन दूसरा जो आता है, दैट इज मास ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। एक कैपिलरी में आपने कैपिलरी को डुबाया, उसका रेडियस r था, हाइट h मिली आपको, मास लिक्विड का अंदर m हो गया। अब अपन ने क्या किया कि डबल रेडियस का कैपिलरी ले लिया या हाफ रेडियस का कैपिलरी ले लिया। अगर डबल रेडियस का कैपिलरी लिया तो हाइट हाफ हो जाएगी। तो जितना रेडियस बढ़ेगा, r अगर 2r हो जाता है, इफ r becomes 2r, h will become h/2, लेकिन मास ऑफ द लिक्विड विल बिकम 2m, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर आता है। वॉल्यूम जब हम निकालेंगे ना, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो जितने टाइम्स r बढ़ता है उतने ही टाइम्स मास भी बढ़ जाएगा। जितने टाइम्स r बढ़ता है उतने टाइम्स मास भी बढ़ जाएगा। सो आई कैन मेक दिस, अगर पहले मास m था तो बाद में मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इजी क्वेश्चंस है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते और आसानी से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो आता है वो अपना आता है डायनामिक्स का। डायनामिक्स के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर, एनसीईआरटी ये बोलता है कि इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1000,
देन द फ्लो इज स्टेबल और लैमिनार। फ्लो कैसा रहेगा लिक्विड का? लैमिनार रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला अपने को पता है, वी सी रो डी अपॉन इटा। वीसी मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी, रो डेंसिटी, डी डायमीटर है, डी क्या है यहाँ पे? डायमीटर है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर 1000 से कम है तो देन इट विल बी स्टेबल फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन 1000 एंड 2000, द फ्लो बिकम्स अनस्टेबल। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज्यादा है तो देन इट विल बिकम टर्बुलेंट फ्लो। फ्लो में क्या आ जाएगा? टर्बुलेंस आ जाएगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर का डिस्कशन है। उसके बाद जो आपको आएगा मैक्स द कॉलम। मैक्स द कॉलम में वो क्या करेगा? 2-3 क्वांटिटीज देगा और उनके यूनिट्स दे देगा या उनके डायमेंशंस दे देगा। तो ये मैक्स द कॉलम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रेनॉल्ड्स नंबर है, उसके बाद आपका ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल में यूज करते हैं अपन, प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड है, ग्रेविटेशन हेड है। तो ये 4 क्वांटिटीज एक कॉलम में देके उनके यूनिट्स या उनके डायमेंशन दूसरे कॉलम में दे देगा। तो ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन बनता है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स सिंपल क्वेश्चन है। हमारे को जो फॉर्मूला यूज में आता है दैट इज ओनली √2gh। एक प्रेशर वाला भी फॉर्मूला है 2 × P1 - P2 अपॉन रो। तो वो फॉर्मूला जब प्रेशर डिफरेंस आएगा तब वेलोसिटी के लिए यूज होगा। आई कैन गिव यू दैट फॉर्मूला फॉर योर कन्वीनियंस। 2 × P1 - P2 अपॉन रो। यहाँ पे h को निगलेक्ट किया इसीलिए 2gh का टर्म नहीं आया। यहाँ ये वाले फॉर्मूले में प्रेशर डिफरेंस को निगलेक्ट किया इसलिए ये वाली टर्म नहीं आई। एक्चुअल फॉर्मूला ये +2gh आ जाता है। तो अगर हम h को निगलेक्ट करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, P1 P2 के डिफरेंस को निगलेक्ट करेंगे तो ये वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यू गेट आइदर दिस फॉर्मूला और ये बगैर 2gh के ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा आपका। लेकिन इस पे मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स में √2gh पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। फिर इसके बाद इसके अंदर एक टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन आ सकता है। टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज 2/9 r² × g × सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा। ये हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। ये वेरिएशन ज्यादा पूछेगा। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। अर्थ पे टर्मिनल वेलोसिटी v है तो मून पे कितनी होगी? मून पे, क्योंकि g मून पे डिक्रीज हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो अपने को अगर उसने r का रिलेशन दिया तो वो रिलेशन को स्क्वायर करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। इसमें क्या करता, 8 ड्रॉप्स कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। अब वो 8 ड्रॉपलेट्स जो थे उनकी वेलोसिटी v थी, कंबाइंड ड्रॉप की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो आई नो दैट कि जब 8 ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉपलेट्स is equal to volume of the big drop. So that is 8 × r small r cube is equal to कैपिटल R क्यूब। क्यूब रूट ले लीजिए दोनों साइड का, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r is equal to कैपिटल R। 2 रेडियस डबल हो गया, रेडियस का स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बिकम 4 टाइम्स। इंडिविजुअल ड्रॉप की v थी तो कंबाइन होने के बाद वेलोसिटी विल बी 4 टाइम्स। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का वेरिएशन है। लास्ट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दैट इज a1v1 इज इक्वल टू a2v2। एक पाइप छोटे डायमीटर का रहेगा, एक पाइप बड़े डायमीटर का रहेगा। एक में वेलोसिटी फ्लो की v1 है तो दूसरे में कितनी रहेगी? ये क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर उसने डायमीटर दिया है तो देन एरिया इज πd²/4। तो यहाँ पे एरिया की जगह हम d1² ले सकते हैं और a2 के जगह पे d2² ले सकते हैं। सो दैट विल गिव मी, अगर d1 दिया है, d2 दिया है, v1 दिया तो मैं v2 फाइंड आउट कर सकता। तो ये एक क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आता है। इसमें कभी कभी क्या करेगा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2। लेकिन अगर 2 व्हील्स एक साथ घूम रहे हैं तो देन आई कैन राइट a1v1
दो पाइप्स कनेक्टेड है, A2V2 इज इक्वल टू A3V3, मतलब ये दोनों में मिलके लिक्विड आया, फ्लूइड आया और इसमें से चला गया, ठीक है, या इसमें से आया और इन दोनों में चला गया, तो ये इक्वेशन हम वहां पे आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो आपका ये जो पार्ट है इलास्टिसिटी पे वेटेज टॉपिक छोटा है लेकिन 2 क्वेश्चन बनते हैं, और फ्लूइड्स पे 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो yesterday I think we had counted 13, today we are counting more 4 questions, that makes it total 17 questions of section 1. अब इसमें अपना थर्मल और ऑसिलेशन वेव्स ये पार्ट बचा है, so that we will continue in the very next video.